अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है ओहम्स लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए पाक स्टडीज़ के इन इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के, तो इंस्टाग्राम का लिंक जो बायो में गिवन है उस पर जाके मुझे डीएम कर सकते हो। ओहम्स लॉ का आपने फार्मूला याद रखना है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। जितना ज़्यादा आप करंट दोगे या जितना ज़्यादा आप वोल्टेज दोगे उतना करंट बनता है। तो ये बेसिकली किसके दरमियान रिलेशन है? करंट के और वोल्टेज के। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो ये रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ पे हमने लिखा कि ये करंट जो है फ्लोइंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। देखो, करंट जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर क्या आता है? I इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट जो है इसके केस में R होता है और ये V। तो हम इसको अगर अरेंज करके, ये भी होता है, हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो क्या बन जाएगा? VR। ओके, अब होता क्या है कि अगर तो वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ेगा क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। मतलब तीन चीज़ें हैं ना, तो दो बढ़ रही हैं तो एक कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह करंट का और वोल्टेज का रिलेशन देखा तो रेजिस्टेंस उसमें क्या होगी? कांस्टेंट में। अब करंट का और रेजिस्टेंस का रिलेशन अगर देख रही हूँ तो अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस, अगर ये इन्वर्स रिलेशन में, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट क्या हो रहा है? कम। तो तीसरी चीज़ क्या होगी? कांस्टेंट। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देख रही हूँ तो ये कांस्टेंट होगा और अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देख रही हूँ तो ये कांस्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा भी इस तरीके से है कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है कि वरना अक्सर स्टूडेंट्स या आपके टीचर्स भी सिर्फ ये लिखवा देते हैं कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड I इज़ इक्वल्स टू VR लिख लेंगे। और I जो है V आप बता दोगे कि वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस और R कांस्टेंट है। ये भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैंने कंसेप्ट देने के लिए कि एक चीज़ कांस्टेंट होती है जब दो चीज़ें बढ़ रही हों। और आपको ये पता होना चाहिए था कि करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। जब हम करंट और रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं तो वोल्टेज को कांस्टेंट कर देते हैं और जब करंट और वोल्टेज का रिलेशन देख रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर ये मैं जो ओहम्स लॉ है I इज़ इक्वल्स टू VR, ये हर डिवाइस पर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हर एक डिवाइस की अलग करैक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, इनकी अपनी कोई करैक्टरिस्टिक्स होगी, तो इसीलिए हर एक डिवाइस पर ये चीज़ नहीं लगती। अब जिन डिवाइस पर ये लग सकता है फार्मूला, उसको बोलते हैं ओहमिक डिवाइसेस। मतलब ये डिवाइसेस जो हैं ये फॉलो करती हैं ओहम्स लॉ को, और ओहम्स लॉ को सिर्फ वही चीज़ें फॉलो करेंगी। देखो फार्मूला क्या था? I इज़ इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो ग्राफ हमेशा सीधा बनता है। मतलब I और V का ग्राफ क्या बनेगा? सीधी लाइन। ये डायरेक्ट की वजह से बनता है। फिर क्या था? जब ये हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I इज़ इक्वल्स टू VR। R जो था वो रेजिस्टेंस है और वो कांस्टेंट है। अब क्या होगा कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तीसरी चीज़ R जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ऐसी डिवाइसेस जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, एक ही जैसी हो, चेंज ना हो रही हो, उन डिवाइसेस पर ओहम्स लॉ लगता है। लेकिन हर एक डिवाइस ऐसी तो नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होगी। कुछ ऐसी होंगी जिनकी चेंज भी होती है, तो उन पे ओहम्स लॉ नहीं लगेगा। अब ये मटेरियल्स जो हैं अगर आप इनमें देखो तो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंस का ग्राफ आप देख सकते हो कि ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। तो इसका मतलब इनकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होने वाली है। तो ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ये बल्ब का है, ये थर्मिस्टर का है और ये डायोड का है। देन हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस हैं ओहम्स लॉ की कि इसमें से V इज़ इक्वल्स टू IR होता है। एक तो वही कि ये सिर्फ तब काम करेगा जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर किसी डिवाइसेस की कांस्टेंट है तो ये उन पे लगता है, वरना नहीं लगेगा। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, अब आप देखो कि रेजिस्टेंस का ना डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। ये आप अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो ऐसी डिवाइसेस पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अब डिवाइसेस लाइक डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, उन पे ये नहीं लगता। अभी आपने ऊपर डायग्राम्स भी देखी थी कि उन पे ये नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। एट वेरी हाई वोल्टेज और करंट द लॉ में फेल। अब बहुत ज़्यादा हाई करंट और हाई वोल्टेज पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, उन पे ये अप्लाई नहीं होता। और कुछ सुपर कंडक्टर्स कब होते हैं, जब रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और बहुत कम टेम्परेचर पे, तो तब भी ये ओहम्स लॉ फेल हो जाता है, मतलब कि ये सुपर कंडक्टर्स पे भी नहीं लगता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।